Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Farooq, instructor of 1 week crash course of physiology. I hope that all of you are doing well and I welcome all of you in the day 3 of this course. As you all know बेटा कि हमने day 1 के अंदर circulatory system के कुछ components की बात की थी, ठीक है. The components were blood, blood vessels and heart. इन सब से मिलकर हमारे पास बनता है पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ इन द प्रीवियस 2 क्लासेस हमने ब्लड को पूरा कवर कर लिया और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे अदर 2 कंपोनेंट्स के हवाले से. सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डे 3? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के हवाले से और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को, दैट इज़ हार्ट. एनाटॉमी ऑफ हार्ट को हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कार्डिक साइकिल इवेंट्स के हवाले से. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की. ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन सी वेसल्स आती हैं? एओर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूज एंड वेन्स. अच्छा, नाउ दिस इज द डायग्राम जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टरी किसे कहते हैं, देन आर्टीरियोल क्या होती है, कैपिलरीज कैसे बनती है, देन वेन्यूज बनती है और देन वेन बनता है. ये पूरा का पूरा एक समझे एक टाइप ऑफ चैनल है जिसके थ्रू ब्लड हमारा जो है वो क्या कर रहा होता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है. और इन्हीं डिफरेंट इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं, डिविजन्स होती हैं और इन डिफरेंट वेजल्स के परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है, लाइक फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं. अब सबसे पहले जो हमारे पास एओर्टा होती है, ठीक है, वी विल स्टडी द एओर्टा इन हार्ट. फर्दर जब हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एओर्टा कहाँ होती है, ठीक है. एओर्टा जब फर्दर हमारे पास बनाती है आर्टरी, ठीक है. आर्टरी क्या करती है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. देन जब इसकी डिवीजन होती है, फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म करती हैं आर्टीरियोल्स, ठीक है. देन इसकी जब फर्दर डिवीजन होती है तो ये हमारे पास फॉर्म करती है कैपिलरीज. दीज आर द कैपिलरीज विच आर परमिएबल, ठीक है. यहाँ से जो है वो टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. देन कैपिलरी का ये वाला जो एंड कहलाता है, जो आर्टरी से निकलता है, ये हमारे पास कहलाता है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, ठीक है. और देन होता क्या है कि ये कैपिलरीज जो है ये दोबारा से देन कंटिन्यू होती हैं. जिस तरह यहाँ आर्टीरियल है ना, यहाँ पे बनता है वेन्यूज, ठीक है. वेन्यूज के बाद ये फॉर्म कर देती है वेन, और वेन क्या कैरी करती है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वेजल्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं. अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लें तो आर्टरी और आर्टीरियोल्स, ठीक है, अगर इसकी वॉल्स की हम बात करें तो ये मिलकर जो है वो 3 वॉल्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है. यानी कि इसके अंदर 3 लेयर्स होती है. आउटर लेयर जो है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो मिडल लेयर होती है ये हमारे पास होती है स्मूथ मसल्स की, और जो इनर लेयर होती है ये हमारे पास होती है एंडोथीलियम की. तो ये बेसिकली जो है वो 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इन द आर्टरी एंड आर्टीरियोल्स. लेकिन आर्टरीज के अंदर जो है वो हमारे पास इलास्टिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यानी यहाँ पर जो है इलास्टिक टिश्यूज़ हमें ज़्यादा नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियोल. आर्टीरियोल के अंदर जो है वो इलास्टिक टिश्यूज़ इतने नहीं होंगे, लेकिन स्मूथ मसल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आएंगे. अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आर्टरीज देन हमारे पास फॉर्म करती है कैपिलरीज़ को. कैपिलरीज़ के अंदर भी एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है. और कैपिलरीज़ जो है वो परमिएबल होती है, फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू ये होता है बाय दीज वेसल्स. उसके बाद कैपिलरीज जब कंटिन्यूली चलती हैं उसके बाद वो फॉर्म करती है वेन्यूज़ को, ठीक है. जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि वेन्यूज़ की फॉर्मेशन होती है और देन वेन्यूज़ क्या बनाती है, वेन्स बनाती है. अब वेन्स की भी जो लेयर्स होती है वो सेम होती है एज इन द आर्टरीज, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स और देन एंडोथीलियम. लेकिन इसका जो ल्यूमेन होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी. और इसके अलावा वेन्स के अंदर एक वेनस वेल्व भी प्रेजेंट होता है जिसका काम ये होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. यानी जो ब्लड वेन के अंदर आ गया है अब वो आगे की तरफ मूव होगा, बैकवर्ड फ्लो ऑफ
जो ब्लड है उसको ये प्रिवेंट करता है वेल। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस देख लें कि आर्टरी के अंदर या आर्टीरियोल के अंदर अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उस डिजीज स्टेट को हम क्या नाम देंगे। आर्टरीज के अंदर जो है वो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक को हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि आर्टरी के अंदर जो इसका ये ल्यूमन है, अगर ये इसके अंदर डिपोजिशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल की और ये आर्टरी जो है वो नैरो हो जाए, तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। द सेकेंड इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, दिस इज़ योर असाइनमेंट, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टीरियोल की अगर बात करें तो आर्टीरियोल के अंदर अगर स्मूथ मसल्स की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है, सो दैट विल लीड टू द हाइपरटेंशन। कैपिलरीज की अगर बात करें तो कैपिलरीज के अंदर अगर परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ से फ्लूइड एक्सचेंज होते वक्त अगर फॉल करता है, परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कैपिलरीज चूँकि पोरस होती है ना, पोर्स में से अगर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ जो है वो फॉल होता रहेगा, तो ये क्या कंडीशन जो है वो कॉज कर सकता है, शॉक या फिर एडिमा, क्योंकि लीकेज हो रही है प्रोटीन्स की और अदर सब्सटेंसेस की फ्रॉम द ब्लड। तो ये जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं और बहुत सिंपल सी है। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ड्यूरिंग सर्कुलेशन जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स लगाता है आर्टरीज के अगेंस्ट, यानी वॉल ऑफ द आर्टरीज के अगेंस्ट, और इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लो का मतलब होता है खून का बहाव, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। ब्लड फ्लो सिंपली द मूवमेंट ऑफ ब्लड है थ्रू आउट द बॉडी, और जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस पर कोई ना कोई पुश बैक फोर्स लगती है अगेन दैट ब्लड फ्लो, एंड दैट इज सिंपली नोन एज रेजिस्टेंस। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं पल्स या फिर हार्ट रेट की। तो पल्स या हार्ट रेट उस रेट को कहते हैं जिस पर हार्ट बीट कर रहा होता है। 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है, दैट इज सिंपली नोन एज पल्स या फिर हार्ट रेट। रेस्ट के अंदर हार्ट रेट जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज़ नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और जब भी कोई एक्सरसाइज कंडीशन हो तो हार्ट बीट जो है या हार्ट रेट जो है वो स्पीड अप हो जाता है ताकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी नीड है सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो वहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। अच्छा, सबसे पहले तो हार्ट होता क्या है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मज़ीद इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से ब्लड जो है वो इसके ज़रिए पंप किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट की बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। अच्छा, जो भी प्रोसेस एट ए टाइम राइट एट्रियम के अंदर हो रहा होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर हो रहा होता है, जो अपना उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड है, तो उसके साथ साथ जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जितना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड है, ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। यानी अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो पंप ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है, तो एट द सेम टाइम जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड है, ये सब एट द सेम टाइम चलता रहता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए राइट एट्रियम का जितना ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और इस वेल्व के प्रेजेंट होने का मकसद क्या है कि जब भी कंप्लीट ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, अब ये वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा ताकि जो ब्लड है वो अब राइट वेंट्रिकल में ही रहे और बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ठीक है, दैट्स वाई द वेल्व इज़ प्रेजेंट। और इसके तमाम वेल्व्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जितने राइट एट्रिया के और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व प्रेजेंट है, लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो आर्टरीज के एंट्रेंस पे वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। ये वेल्व्स जो हैं इनका भी बेसिकली मकसद यही है कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो, उसकी वापसी को रोका जाए, ठीक है।
यहाँ पर हमने बात कर ली ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड एज माइट्रल वेल्व। सबसे पहले तो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो दो वेन्स के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इसके थ्रू हमारे पास आता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम के अंदर ये कम्प्लीटली एट्रियम फिल हो जाता है, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है और वेल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जब कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है देन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है, अब इसके एंट्रेंस पर भी वेल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व। और इस वेल्व का अगेन पर्पस यही होता है कि जब ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए तो अब ब्लड जो है वो वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार ना करे, यानी कि अब इसका जो फ्लो है वो आगे की तरफ रहे, बैक फ्लो ना हो। तो इस वजह से ये वेल्व प्रेजेंट होता है। अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है, तो ये वेल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में क्या हो जाना है, इस ब्लड ने जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड हो जाना है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड जो है वो अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद अगेन यहाँ पर जब ब्लड फिल हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एट्रिया का, देन वेल्व ओपन होता है। कौन सा वेल्व ओपन होगा, माइट्रल वेल्व ओपन होगा। देन ये ब्लड ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ट्रांसफ़र होता है एओर्टा, और एओर्टा के एंट्रेंस पर कौन सा वेल्व प्रेजेंट है, एओर्टिक वेल्व। तो बेसिकली ये जो है वो पूरी सर्कुलेशन हार्ट के अंदर हो रही होती है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन के हवाले से। हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्डिक मसल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कार्डिक मसल की, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी बेसिकली हम कहते हैं एक एबिलिटी है लिविंग टिश्यू की जो कि स्टिमुलस के आने पर कोई रिस्पॉन्स शो करे, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। एक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, देन मजीद मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन एट्सेट्रा। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो होती है रिदमिसिटी की। कार्डिक मसल्स के पास, टिश्यूज़ के पास जो है वो रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है तमाम टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन जो मेन पेस मेकर होता है वो एसए नोड होता है। रिदमिसिटी का मतलब क्या है कि अपने से जो है वो इम्पल्सिस को प्रोड्यूस करना रेगुलरली, ठीक है, इसको हम ऑटो रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन भी कहते हैं। अब तमाम टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है ये रिदमिसिटी, लेकिन हार्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर भी होता है जहाँ से डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस मैक्सिमम होती है, और इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, दैट इज एसए नोड। एसए नोड को जो है वो 1918 के अंदर सर थॉमस ने जो है वो नाम दिया था, ठीक है। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेस मेकर सेल्स यानी टी सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें सो दैट इज कंडक्टिविटी। अब जो हमारे पास एक्साइटेशन इम्पल्सिस जनरेट हो गई है ऐसे नोड से, वो कंडक्ट होंगी थ्रू आउट द हार्ट बाय कंडक्शन सिस्टम। अब इसकी कंपोनेंट कौन से हैं, ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुई देन ये कंडक्ट की जाएगी थ्रू आउट द वेंट्रिकल। किसके थ्रू कंडक्ट की जाएगी, एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड देन पर्किंजन फाइबर्स। तो ये जो है वो बेसिकली क्या है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अच्छा, इसके बाद हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने यही बात की कि स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट के अंदर जो कि कार्डिक कंडक्शन सिस्टम कहलाता है, और यही सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट को। अब एवरी हार्ट बीट जो है वो जब जनरेट होगी तो सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हार्ट टू द बॉटम। जैसे हमने बात की कि ऐसे नोड से जो है वो जनरेट होगी इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन वो पूरे के पूरे हार्ट के अंदर जो है वो ट्रैवल करेगी और वहाँ पर हार्ट की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, पंपिंग ऑफ द ब्लड वहाँ पर देन होगी। अच्छा, होगा क्या कि सबसे पहले सिग्नल जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द सेल्स ऐसे नोड राइट एट्रियम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ से जो है वो सिग्नल बिगिन होगा यानी शुरू होगा, देन ये ट्रैवल करेगा थ्रू द एट्रिया, और एट्रिया क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये
जो सिग्नल है ये मूव करेगा थ्रू एवी नोड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। यहाँ पर सिग्नल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जब ऐसे नोड से हमारे इम्पल्स जनरेट होती है तो सिग्नल बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिडली मूव करता है, देन एवी नोड पर आकर ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकल्स को टाइम मिलता है कि वो अपने आप को फिल कर सकें ब्लड के साथ, ठीक है। जब भी यहाँ पर फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, अब उसके बाद क्या होगा कि एवी नोड जो है वो अनदर सिग्नल फायर करेगा, जिसके बाद क्या होगा कि ये ट्रैवल करेगी, यानी ये जो सिग्नल है ये ट्रैवल करेगा अलोंग द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होगी, और इसी तरीके से रिलैक्सेशन के बाद ऐसे नोड जो है वो दोबारा से इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, और ये सेम प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, कि कार्डिक सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है। सबसे पहले कार्डिक सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये हमारे पास कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मिली वोल्ट है वो 90 मिली वोल्ट है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनसाइड द सेल पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और आउटसाइड द सेल सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जब भी स्टिमुलेशन होती है तो क्या होता है कि या तो सोडियम या तो कैल्शियम सेल की इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह क्या होता है कि सेल की पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है, यानी -90 से वो -80 होगा, देन -70 होगा। अब यहाँ पर एक जो है लेवल होता है थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जब ये पॉजिटिविटी पहुँचती है, देन सेल के पास जो सोडियम वोल्टेज चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और लॉट्स ऑफ सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल आना शुरू कर देते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा कैटाइंस इनसाइड द सेल आना शुरू कर देंगे, सेल की जो पॉजिटिविटी है वो फास्टली जो है वो इंक्रीज कर देती है, और ये कहाँ पर पहुँच जाती है, फॉर एग्जाम्पल +10 तक पहुँच जाती है। अब +10 तक जब ये पहुँच गई, इस पूरे फेज़ को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन फेज़। अब जब हमारे पास ये पूरी डीपोलराइजेशन हो गई, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और सेल अपनी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए थोड़ा सा क्या करेगा, पोटेशियम को आउटसाइड भेजना शुरू कर देगा। पोटेशियम जब ई फ्लक्स होगा तो यहाँ पर देन ये पहुँचेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 0 तक पहुँचा दोबारा से, ठीक है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन होने की वजह से अब कैल्शियम इनसाइड आना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम आउटसाइड जा रहा था तो कैल्शियम इनसाइड आना शुरू हो जाएगा, और ये पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर देन मेंटेन रहेगी। अब यहाँ पर वोल्टेज में फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम कोई चेंज नहीं आएगा ख़ास, क्योंकि कैल्शियम के अंदर आने से और पोटेशियम के बाहर जाने से जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि कैल्शियम चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे अब, और पोटेशियम का जो ई फ्लक्स है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि पॉजिटिविटी जो है वो सेल की दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगी, और दैट इज़ कॉल्ड रीपोलराइजेशन। बिकॉज एक सेल जब डीपोलराइज होता है तो आखिर में उसने रीपोलराइज भी होना होता है, और यही जो है वो बेसिकली हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल को, डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, एंड देन एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So the whole process of depolarization, repolarization and resting membrane potential is known as action potential simply. तो होता क्या है कि repolarization होने के बाद ये जो सेल है ये बिल्कुल अपने resting membrane potential की तरफ आ जाता है, और देन यहाँ से क्या होता है कि फिर नेक्स्ट जब स्टिमुलेशन होती है, नेक्स्ट जब स्टिमुलस आता है, दोबारा से यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से ये एक्शन पोटेंशियल हार्ट के अंदर कंटिन्यू रहता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कार्डिक साइकिल का। कार्डिक साइकिल के बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट इसको डिवाइड किया गया है इवेंट्स के अंदर, डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल इन द कार्डिक साइकिल ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वेंट्रिक्यूलर फिलिंग को या वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन को, और सिस्टोल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर इजेक्शन को। सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो राइट और लेफ्ट हार्ट के अंदर डिफरेंट प्रेशर्स पर होते हैं। अच्छा, डायस्टोल जो है ये हमने यही बात
कि अभी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और फिलिंग को जो है वो डायस्टोल कहा जाता है, और सिस्टोल ऑफ द कार्डिक साइकिल किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर फोर्सिंग ब्लड इनटू द आर्टरीज बाय वेंट्रिकल। अच्छा, कौन कौन से इसके अंदर फेजेस होते हैं? सबसे पहले आता है एट्रियल सिस्टोल। अच्छा, जो वेल्व्स, यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेल्व्स एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं ये कहलाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, जिन वेल्व्स के थ्रू एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरे वेल्व्स जो है ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व्स का मतलब ये है कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों की ओपनिंग पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। अच्छा, एट्रियल सिस्टोल जो है ये हम उस स्टेप को या उस फेज को कहते हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जितना एट्रिया के अंदर होता है वो वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करते हैं। एक स्टेप जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ये याद रखें कि जितना भी 80% ऑफ ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर वो पैसिवली ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुका हुआ होता है। बाकी जो ब्लड होता है वो एट्रिया के ज़रिए उसकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। अब जब वेंट्रिकल के अंदर तमाम ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है एट्रिया से, तो वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड ट्रांसफ़र होना है थ्रू एओर्टा, जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी में जो वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफ़र होना है वहाँ पर भी वेल्व प्रेजेंट होता है। अब ये वाले वेल्व्स और एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये सारे के सारे वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, और वेंट्रिकल क्या करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि उसके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो। जब ये प्रेशर बिल्डअप होगा तभी जो एओर्टिक वेल्व है वो ओपन होगा। तो इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए हार्ट क्या करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। एज अ क्लोज चैम्बर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारे वेल्व्स क्लोज होते हैं, वेंट्रिकल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे प्रेशर जनरेट होता है। अब जनरेट होने के बाद जो एओर्टिक वेल्व है ये ओपन हो जाता है और वेंट्रिकल से जितना ब्लड है ये ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू एओर्टा और ब्लड जो है वो इजेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद फेज शुरू होता है डायस्टोल का। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज होती है डायस्टोल की, जब सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद वेंट्रिकल की होती है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, यानी कि अब सेमी ल्यूनर भी क्लोज हो गए और एट्रियो वेंट्रिकुलर भी क्लोज हैं अब तक, और वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा, और प्रेशर जो है वेंट्रिकल के अंदर जो इंक्रीज हुआ था, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इसने इंक्रीज किया था, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, रिड्यूस करना शुरू कर देगा। अब जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन होंगे और वेंट्रिकल्स की क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी और फिलिंग स्टार्ट होगी। देन आफ्टर जब हमारे पास उसी वक्त जो है वो एट्रियल सिस्टोल वहाँ पर शुरू हो चुका हुआ होगा, जिससे क्या हो रही होगी, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से ये जो है वो कार्डिक साइकिल जो है वो हमारे पास चलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईसीजी की, तो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर रिकॉर्ड होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को शो कर रहा होता है। किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये हार्ट रेट को डिटरमाइन करता है, हार्ट रिदम को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा एब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है अगर हार्ट के अंदर, या इस्कीमिया की कंडीशन है, हार्ट अटैक की कंडीशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या फिर इसके अलावा जो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर्स, यानी हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो इन सारी जो चीज़ों के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन सी वेव्स होती है, पी वेव होती है, देन हमारे पास बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, देन हमारे पास होती है टी वेव। अच्छा, इसके बाद जो पी वेव और आर के दरमियान का जो हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस, ये हमारे पास कहलाता है PR सेगमेंट, और S और T ये हमारे पास कहलाता है ST सेगमेंट। देन यहाँ पर जो टाइम होता है बिटवीन P एंड R वेव, इसको हम कहते हैं PR इंटरवल, एंड Q और T के दरमियान जितना टाइम होता है इसको हम कहेंगे QT इंटरवल। अब कार्डिक साइकिल इवेंट्स जो है वो इस ECG के अंदर किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये जो P वेव है ये शो कर रही होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। देन यहाँ पर जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और जो T वेव है ये हमारे पास शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को।
इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसके हवाले से हम बात करेंगे, दैट इज़ कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि ईच वेंट्रिकल से पंप होता है, इसको हम सिंपली कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम का। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि ईच वेंट्रिकल से पंप हो, लेकिन ड्यूरिंग ईच बीट, एक बीट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पंप होगा, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, कार्डिक आउटपुट के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेनस रिटर्न, हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इन सारे फैक्टर्स का कार्डिक आउटपुट से जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, इसको हम देखेंगे। तो वेनस रिटर्न जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डिक आउटपुट के। वेनस रिटर्न जो है वो हम उस अमाउंट ऑफ ब्लड को कहते हैं जो बॉडी से हार्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट के अंदर ट्रांसफ़र होगा, उतना ही कार्डिक आउटपुट जो है वो हार्ट जनरेट करेगा, यानी इसका इस कार्डिक आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है ये होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जितनी फोर्सफुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट जो है वो पंप करेंगे या इजेक्ट करेंगे, तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद हार्ट रेट जो है वो जितना इंक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट उतना ही इंक्रीज़ होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस लेकिन जितनी हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगी, कार्डिक आउटपुट हमारे पास डिक्रीज़ होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम रिलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट विद ब्लड प्रेशर देखें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती है। अच्छा, कार्डिक आउटपुट की तो हमने बात कर ली कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, लिहाजा कार्डिक आउटपुट का हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, बीपी जो है इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली हम कहेंगे रेजिस्टेंस को, और कार्डिक आउटपुट जो है ये हमारे पास कहलाता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड थ्रू ईच वेंट्रिकल। अच्छा, बीपी का जो है वो कार्डिक आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो दैट विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड थस प्रमोट ब्लड फ्लो। इसके अलावा अगर सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो ये भी हमारे पास ब्लड प्रेशर को क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे सारे कार्डिक आउटपुट के। इसके बाद असाइनमेंट की बारी आती है, तो असाइनमेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो आपने मुझे बताना है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह से जो है वो फॉर्म होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है आर्टरी के अंदर, क्यों होता है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है ये आपने मुझे बताना है असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कल जो है वो हम फर्दर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हाफिज़।